स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 कोर पत्र 6। इसके तहत आज हम लोग अगेय जी की कविता नदी के दीप, इसके भावार्थ और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। नदी के द्वीप कविता के रचनाकार, जैसा मैंने पहले बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अगेय जी थे। यह कविता उन्होंने 1949 ईस्वी में लिखी थी। इस कविता के माध्यम से कवि इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार नदी से ही द्वीप का अस्तित्व है और उसी से उसकी यादें जुड़ी हुई है, उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व भी समाज से है। समाज से इतर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। जैसे नदी से अगर द्वीप को अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व उतना व्यापक नहीं रह पाएगा, उसी तरह से व्यक्ति अगर समाज से अलग हो जाए तो उसका भी अस्तित्व बहुत व्यापक नहीं रह पाएगा। कविता में कवि स्वयं को नदी के द्वीप माना है और समाज को नदी मानकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुल 18 लाइन की यह कविता है। इसको समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगा। कविता इस तरह से है। कवि लिख रहा है, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीय उभार, सैकत, कुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। माँ है वह, माँ है वह है, इसी से हम हैं। कवि कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा होता है, उसी प्रकार हमारा निर्माण भी जीवन रूपी सरिता से हुआ है। हम ये नहीं कहते कि नदी हमें छोड़ करके चली जाए, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वह नदी से ही है। अगर नदी छोड़ करके चली जाएगी तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारी बनावट, हमारी गलियां, हमारे कोण या हमारे अंदर के जो उभार हैं, यह सब उसी नदी की देन है। इस तरह नदी हमारी माँ है, वह है तब हम हैं। यानी बच्चों का अस्तित्व किससे होता है? माँ का। माँ से। माँ अगर नहीं रहेगी तो बच्चे का अस्तित्व नहीं होता। उसी तरह से हमारा अस्तित्व तभी है जब नदी है। द्वीप कह रहा है। द्वीप कौन है? कवि स्वयं। आगे लिखता है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत वाहिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि कह रहा है यहां पर कि द्वीप से परिचय कराते हुए बता रहा है। कवि द्वीप से परिचय करा रहा है। लिखता है कि हम नदी के निर्मित द्वीप हैं, नदी से निर्मित द्वीप हैं। हम स्वयं धारा नहीं हैं। लहरों के समान उठना, गिरना और प्रभावित करना यह हमारा कर्म नहीं है, हमारा व्यक्तित्व यह नहीं है। हमें अपनी शक्ति का ज्ञान है। हम क्या हैं, यह शक्ति का ज्ञान हमें है। हमें किसी भावना से वशीभूत होकर बहना नहीं आता। हम किसी भी तरह की भावना में बहते नहीं हैं, क्योंकि प्रवाहित होने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। बहना यानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना।
बहने से, जब बहेंगे तो क्या होगा, पैर उखड़ेगा, प्लावन होगा, यानी ढहेंगे हम, गिरेंगे, जिससे हमारा अस्तित्व रेत बनकर रह जाएगा। और जब हमारा अस्तित्व रेत हो जाएगा तो फिर हम स्थिर नहीं रहेंगे, बहते 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 चले जाएंगे। हम धारा नहीं बनना चाहते। कभी आगे कह रहा है कि हम धारा नहीं बनना चाहते, कारण हम रेत बनकर अगर धारा बनेंगे तो रेत के साथ बहना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, रेत अगर जल के साथ बहेगा तो जल गंदा होगा। उसी तरह से हम इस जल को गंदा करके उसको अनुपयोगी करना नहीं चाहते, इसलिए हम स्थिर रहना ही हमारे लिए उचित है। ये बात कवि कह रहा है। यहां पर व्यक्ति समाज का अंग है और उसे समाज का ऋणी होना चाहिए। समाज के बीच रहकर वह समाज का स्थापित करना उसका कर्तव्य है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने क्रियाकलाप से, अपने आचरण से समाज को गंदा नहीं करे, समाज को कलंकित नहीं करे। कभी इसी बात को यहां पर स्थापित कर रहा है। आगे लिखता है, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमें मिलाती है, और वह भूखंड अपना पीतर है। कवि कह रहा है कि हम द्वीप हैं, और द्वीप होना यह हमारे लिए अपमान का विषय नहीं है, अभी यह अभिशाप नहीं है हमारा, बल्कि यह तो हमारी नियति है कि हम द्वीप हैं। असल में हम नदी के पुत्र हैं, और उसके गोद में ही निश्चिंत होकर बैठे रहना हमें अच्छा लगता है। यह नदी हमें बड़े भूखंड से मिलाती है, और जो बड़ा भूखंड है वह अपना पिता है, जिससे हमारा निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है द्वीप का? नदी भूखंड से मिलती है, धाराएं तोड़ करके बह जाती है, और बीच में उसके कण इकट्ठे होकर के जब कहीं इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर तो द्वीप का निर्माण होता है। उसी तरह से कहता है कि यह भूखंड जो है वह हमारा पिता है, इसी से हमारा निर्माण हुआ है। नदी हमारी माँ है और ये भूखंड जो है वह हमारा पिता है। कभी इसी बात को स्थापित किया है इन कविताओं में। अगर हम कविता की विशेषता की बात करें तो अगेय जी की यह कविता द्वीप और विस्तृत धरती के बीच पारिवारिक संबंध की बात करता है। समाज तथा विश्व मानव के संबंध को भी उजागर करने का कार्य करती है यह कविता। इसके माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस प्रकार अपने निर्माण के कर्ज से द्वीप जो है वह नदी का कर्जदार है, उसी प्रकार समाज के प्रति व्यक्ति जो है वह समाज का ऋणी है, ऋणी होना चाहिए समाज का। समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमें समाज का ऋणी होना चाहिए। कवि इस कविता में दार्शनिकता की बात करता है। वह बताया है कि यह विश्व परिवर्तनशील है, एक से एक का विनाश दूसरे के सृष्टि का कारण बनता है, यानी एक के विनाश होने से ही दूसरे की सृष्टि होती है। सब अपनी नियति है, उस नियति के अनुसार ही चलता है, और जो इस परिवर्तन के बीच में रोड़ा बनते हैं वह उसको रोड़ा बन करके उस परिवर्तन के चक्र को रोकना चाहते हैं, वह स्वयं बिखर जाते हैं। इसलिए परिवर्तन के चक्र को रोकना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। इस बात को स्थापित करते हैं। जिस तरह से द्वीप से नदी का या नदी से द्वीप का संबंध है, उसी तरह से व्यक्ति का समाज से और समाज का व्यक्ति से संबंध है। इस बात को भी इस कविता में अगेय जी ने स्थापित किया है। अगर हम कविता की भाषा की बात करें तो इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग है। अगर हम शब्दों की बात करें तो तत्सम, तद्भव और देशज शब्द बहुतायत मात्रा में है, कहीं कहीं विदेशज शब्द भी है, लेकिन नहीं के बराबर। कविता की अगर शैली की बात करें तो यह कविता आधुनिक शैली में लिखी गई है, जहां छंदों का कोई छंदबद्ध का कोई विधान नहीं है।
यानी छंदों में बंधकर जो कविता नहीं लिखी गई है, जो कविता रचने का एक विधान हुआ करता था, क्योंकि नई कविता के काल का है, 1949 में लिखी गई है, नई कविता का समय का है, तो वह उसी तरह की लिखी गई है। अगर हम इसमें अलंकारों की बात करें तो प्रतीकात्मक, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि अज्ञे जी की यह कविता मानव का समाज के प्रति कर्तव्य और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के काम करती है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक शैली में लिखी गई यह कविता नदी और द्वीप के माध्यम से व्यक्ति और समाज के रिश्ते को स्पष्ट करने में सफल हुई है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में।